नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित तेतरवाल, आपका होस्ट और दोस्त। वेलकम टू बैंकर्स डायरीज। आज हमारे साथ हैं विजय कुमार, जिन्होंने 2018 के अंदर एसबीआई का एग्ज़ाम क्रैक किया, एसबीआई पीओ बने थे। तो अभी ये अपनी जर्नी अपने साथ शेयर करेंगे, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी और क्या इनकी लाइफ स्टोरीज रही है। सो वेलकम विजय बैंकर्स डायरी पे। थैंक यू रोहित। तो अभी आप हमें ये बताइए कि कैसे आपने अपनी जर्नी थी जो एसबीआई पीओ से पहले की, जब सेलेक्ट हुए आप 2018 में, कैसे आपने प्रिपरेशन की थी, क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी, कुछ फेलियर थे या नहीं थे, वो एक बार डिटेल में बताइए आप, है ना, अपनी स्टोरी और अपनी जर्नी और एक स्कूलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग ऑल ओवर इंडिया रही, क्योंकि फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड है। तो इसके अंदर ये रहा कि मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई केरला से और डिफरेंट स्टेट्स में मैं घूमता रहा उनके ट्रांसफ़र के साथ में। तो मैं केवी स्टूडेंट हूँ बेसिकली। केवी स्टूडेंट? हाँ, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग सारी स्टार्ट हुई। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया। बीटेक में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। बीटेक आपने कहाँ से किया? बीटेक मैंने एनआईटी कुरुक्षेत्र से की है और हाँ 2012 बैच था, 2016 में मैं पास आउट हुआ और ये हरियाणा में है। तो मेरे को काफ़ी मतलब स्टेट्स में मेरा मतलब आप घूमे हैं, मतलब अलग अलग स्टेट के अंदर आपने गए हैं आप स्कूलिंग के लिए? हाँ, डिफरेंट कल्चर्स को भी जाना, लोगों को भी जाना। तो उसके साथ मतलब ईजी रहता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, जहाँ पे आप पहले से ही हो यूज टू डिफरेंट लोगों और कल्चर के साथ। तो आपने मतलब इंजीनियरिंग की, तो उसके बाद आपका कहीं प्लेसमेंट हुआ या फिर डायरेक्ट ही आपने ये सोच लिया था कि मेरे को बैंकिंग में जाना है? एक्चुअली मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और मैं ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए ऑपरेशंस मैनेजर में सिलेक्ट हुआ था। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग थी, कोई मिस हैपनिंग हो गई कंपनी के साथ में, तो उनकी वजह से उन्होंने ऑफ़र लेटर्स को मतलब बैकआउट कर लिया। अच्छा। तो ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग तो वहाँ पे एकदम से मेरे को शॉक लगा और यहीं से मैं मानता हूँ कि मेरी जर्नी एकदम पाथ डिफरेंट हो गया। और फिर मैंने गवर्नमेंट कि आप इतना पास आ गए थे, आपका सिलेक्शन हो गया था, ऑफर लेटर भी मिल गया था आपको, और फिर वो नहीं हुआ। तो मतलब एक बहुत बड़ा एक सीटबैक होता है कि जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो इस फील्ड में होते हैं, तो उनका फर्स्ट मोटिव यही रहता है कि कॉलेज से निकलते ही हम कैसे मतलब एक जॉब के अंदर चले जाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो आपने मतलब जब वो सीटबैक मिला, उसके बाद आपने ये सोचा कि मैं बैंकिंग में जाऊँ? हाँ, उसके बाद में मैंने देखा अपने आसपास कि मेरे और दोस्त लोग सब क्या कर रहे हैं, मेरी ब्रांचेस से, डिफरेंट ब्रांचेस से। तो तब पता लगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का अलग ही क्रेज़ है, अलग ही क्राउड है। एक्चुअली मैं इससे पहले मतलब पढ़ाई इनफ कर चुके थे काफ़ी टाइम तक। तो ऐसा लगा था कि अब यार नहीं पढ़ना है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। इंजीनियरिंग में यही ड्रीम होता है और अच्छा प्लेसमेंट भी था वहाँ पे। और फिर बाद में ये हुआ कि जब मेरे पास कोई पाथ नहीं था, तो मेरी सिस्टर एक्चुअली यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही थी। अच्छा, आपकी सिस्टर थे? हाँ, तो वो बड़ी सिस्टर दिल्ली थे, तो गुड़गांव मेरी पोस्टिंग थी, वो जो जॉब लगी थी उसकी। तो मैं फिर बाद में मेरे सिस्टर के पास आ गया, तो उसने मुझे गाइड अप किया कि ऐसे ऐसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैंने उसके लिए उसमें से सूटेबल अपने लिए चूज़ आउट किया। तो वो दो ही थे, बैंकिंग एंड एसएससी। अच्छा, ये था। तो उसके बाद मैंने एक बार एसएससी को प्रायोरिटी रखा था और एसएससी की एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे और मेरा मतलब पहला अटेम्प्ट में ही प्री निकल गया था। बट ये था कि मेरे को नॉलेज नहीं थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या ट्रिक्स एंड ये सब होते हैं, जिसकी वजह से अपन क्रैक करते होता है। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं ना, उनका होता ही है। और एक वो कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं कैसे इस फील्ड के अंदर जाऊँगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, वो एक रहता ही है, फियर रहता है स्टूडेंट्स के कि अलग फील्ड में जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो आपने मतलब मोटिव आपका पूरा मतलब जो आपको गाइडेंस थी वो आपकी सिस्टर ने दी है? हाँ, गाइडेंस मेरे को सिस्टर ने वहाँ पे गाइड आउट किया पूरा उसके बारे में। तो आपने फिर एसएससी का एग्जाम भी दिया था या फिर डायरेक्ट बैंकिंग में ही? नहीं, मेरा पहला जो मैं कहूँगा तो मैं एसएससी के लिए ही तैयारी कर रहा था। बैंकिंग तो मैंने बीच में साइड बाय साइड में कर रहा था। एक्चुअली मैंने कोचिंग ली थी, तो मैं जयपुर से ली थी, वो एसएससी की थी। तो उसके अंदर ये हुआ था कि बैंकिंग के लोग भी लाइब्रेरी में साथ में बैठते थे, तो मैं लाइब्रेरी जाता था। तो उनकी रीजनिंग मेरे को काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगी। जो बैंकिंग की है वो बहुत अच्छी है बैंकिंग अच्छा। की। तो मतलब बहुत सही से फिर उन लोगों ने सवाल भी पूछे मुझसे, मैंने करने की कोशिश की, क्योंकि एसएससी का जो रीजनिंग ये सब पैटर्न है ना, वो बहुत इजी है। कोई मतलब नॉर्मली हो जाएगा आपसे, कोई बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एसएससी मगर हाँ, बैंकिंग की इंटरेस्टिंग है। अपन जैसे देखते हैं डिफरेंट जो है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स और ये सब तो इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगता है उसका। तो आपका पहला एग्जाम कब था, मतलब बैंकिंग का कब दिया आपने और एसएससी का कब दिया था? मैंने एसएससी का तो 2017 में मैं अपीयर हुआ था। 2000 इनफैक्ट
17 के बाद में 18 में भी मैंने दिया, और वो थोड़ा सा कोर्ट केस इनमें चला गया, टायर 3 तक मैंने दिया था। अच्छा, टायर 3 हो गया था। और उसके साथ साथ में फिर मैं बैंकिंग भी देता रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले ही अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया था। मैथ्स तो देखो एसएससी में एडवांस आती है, तो सब कुछ मैथ्स का तो मेरा वहाँ से बैकग्राउंड बन गया। और रीजनिंग का मैं कहूँगा मेरे साथ जो बैंकिंग के थे जो दोस्त लोग, उनके थ्रू वहाँ से मेरा ये सब। तो मतलब आपके सिमिलर, मैं ये समझ पा रहा हूँ, सिमिलर आपने वो किया था। बिल्कुल, मैंने एसएससी भी चल रहा था और बैंकिंग भी साथ में लेके गया था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम बहुत कम स्पैन में होता है। हाँ। और बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं इनके, और सॉर्टेड है। एसएससी की जैसे नहीं कि आज 2017 में तो 3 साल हाँ, बाद उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है रिजल्ट आने तक। तो इसलिए फिर स्विच आउट किया, तो उसमें फिर एसबीआई पीओ था एग्ज़ाम, आईबीएस पीओ भी दिया मैंने। मगर एसबीआई का मैंने जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ था तब भी दिया था, मेरा हुआ नहीं था उसके अंदर। और 2017 वाला भी दिया था। तो 2017 वाले में ये हुआ कि थोड़ा मैथ्स का, मेंस का तो उतनी तैयारी नहीं थी मेरी। मतलब मैथ्स में आपको पता होगा 0 कट ऑफ गई थी उसकी, और मेंस की, और बहुत हाई लेवल कैट लेवल पेपर था वो। तो ये था उसके अंदर। तो फिर बाद में मैंने 2018 में भी अटेम्प्ट किया इसको। तो आपका मतलब बैंकिंग में ये था कि मेरे को जाना एसबीआई पीओ में है, या फिर आपने सारे एग्जाम दिए थे? नहीं, सही बताऊं तो एसएससी के जो टॉप पोस्ट को मैं कर रहा था टारगेट। फिर उसके बाद मुझे बैंकिंग में एसबीआई पीओ भी पता है कि बहुत अच्छी पोजीशन है, जिसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, तो इसके लिए मैंने उसके। तो आपका एसबीआई का जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट एग्ज़ाम था 18 वाला? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है, मतलब आपकी एक जर्नी थी, आपने फेलियर भी देखे हैं। बिल्कुल। और एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आकर, डिफरेंट फील्ड से आकर आप बैंकिंग फील्ड में आए हैं, अच्छी बात है ये। आप फिर बाद में आपने स्ट्रेटेजी क्या फॉलो की? देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको स्ट्रेटेजाइज करके, डायसेक्ट करके अगर अपन तैयारी करेंगे तो बहुत ईजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो मतलब मेरा ये मानना है कि स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़रूरी है बैंकिंग एग्जाम में। मतलब पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप उसी के साथ बढ़ रहे हो, ये चीज़ बैंकिंग में नहीं कर सकते। मतलब एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि टॉपिक्स क्या क्या कॉमन है और क्या क्या टॉपिक्स में कैसे कैसे मुझे कवर करना है। क्योंकि एग्ज़ाम एकदम टाइम स्पैन आप जानते ही हो, 1 घंटा ऐसे निकलता है, पता भी नहीं चलता। तो उसमें क्या है कि आप स्ट्रेटजाइज करके डिफरेंट टॉपिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसके उन क्वेश्चंस के साथ आप इनिशियली प्रोसीड कीजिए। तो आपका क्या था, मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्ट्रेटेजी होती हैं। तो आपका कोई कॉमन स्ट्रेटेजी थी, या फिर आपने हर एक एग्ज़ाम को अलग अलग लिया कि मैं पहले प्री देखूँगा, फिर मेंस देखूँगा, फिर इंटरव्यू देखूँगा, या फिर पहले से था नहीं इंटरव्यू होना ही है मेरा तो मैं एक साथ ही लेके चलूँगा? क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनी? नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ही पूरी फुल पेस पे तैयारी की थी। ऐसा नहीं था कि जैसे जीके बाद में आता है तो जीके नहीं किया, जीके ये सब साथ में ही रखा। और जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ये न्यूज़पेपर ये सब इनकलकेट कर ही लेते हुए, वैल्यूज़ जो आपको पढ़ना है ये सब। बाद में एकदम मगअप करना मैं मानता हूँ कि सही नहीं है। वो आप तैयारी मतलब ढंग से नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की। तो स्टार्टिंग में ही अलग अलग मैंने सब्जेक्ट उठा लिए थे, और ऑनलाइन ही की मैंने मैक्सिमम स्टडी इसकी। मतलब ऑनलाइन मटेरियल्स, हाँ, अड्डा 247 है, ग्रेड अप है अपना, और जीके के लिए अड्डा की भी आती है कैप्सूल्स, और अफेयर क्लाउड मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत डीप में जीके के लिए वो बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। मगर अफेयर क्लाउड्स पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्योंकि वो बहुत सब मतलब मोटा यही है कि प्री से ही स्टार्ट कर दो। बिल्कुल। मेंस की तैयारी है वो बाद के लिए मत छोड़ो, नहीं। और जो इंटरव्यू है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखो। बिल्कुल। तो आपका यही था कि पहले से आपने स्ट्रेटजाइज कर लिया कि सारे एक साथ करेंगे। तो अभी आप सब्जेक्ट वाइज बताइए कि कैसे आपका स्ट्रॉन्ग कौन सा था, और किस में आप वीक थे, और कैसे आपने वो सुधारा फिर अपना जो वीक जोन था। ऑनलाइन कोचिंग की थी, या फिर कहीं की टीचर को रिकमेंड करेंगे, या फिर क्या था आपका, मतलब मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए अलग अलग? मेरा ये था कि मैथ्स और इनमें इंग्लिश तो थोड़ा था टच मेरे को स्टार्टिंग से ही इंग्लिश का। तो इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके लिए मैंने मतलब एसएससी में भी काफ़ी पढ़ा था, तो प्लेन टू पैरामाउंट ये सब बुक मैंने एसएससी में फॉलो करी थी, और मैंने डीपली वहाँ पे ग्रामर ये सब सब कुछ सीखा था। वो कैब के लिए अपने पास हैं डिफरेंट वर्ड पावर मेड इजी भी किसी ने सजेस्ट की थी, बट वो उतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाया उसके अंदर, तो वो फुल डेप्थ में हो जाता है। तो ये था। और जैसे रीजनिंग मेरा ऑनलाइन रहा सब्जेक्ट। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो थोड़ा जिसमें मुझे पकड़ करनी थी वो मैं रीजनिंग ही मानता हूँ, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड मतलब है। थोड़ा कम थे आप, मतलब वीक थे रीजनिंग क्योंकि बेसिकली एसएससी की तैयारी थी, तो एकदम रीजनिंग मेरे लिए थोड़ा सा वहाँ पे था। हाँ, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो ये चीज़ है। तो मैंने ऑनलाइन ही रखा। अड्डा 247 फ्री क्विजेस भी प्रोवाइड करता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि आपको अपने आप को जज करना है तो वो टाइम फ्रेम में अपने आप को पुट अप करना पड़ेगा, और वो स्ट्रेस को जब तक आप नहीं झेलोगे तब तक आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मतलब मेन यही है कि आप पहले से तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोचिंग ही लेनी है क्या, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं अगर बेसिक क्लियर हैं तो। बिल्कुल। तो आप स्पीड टेस्ट देते थे रेगुलरली, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी, दिन में 2-3 देते थे या फिर ज़्यादा देते थे या कम देते थे, क्या रहता नहीं, मैं 4 to 5 रखता था। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में रहता था, तो वहाँ पे मतलब अच्छा माहौल मिलता है एक, तो वहाँ पे मैं 4 से 5 देता रहता था। और लाइब्रेरी में बहुत मतलब पंक्चुअल रहा उसके अंदर। लाइब्रेरी की सुबह 6 बजे से ही मैं स्टार्ट हो जाता था, और मैं मतलब लंच भी वहीं, सब कुछ वहीं। अच्छा, वहीं और नाइट तक जो लास्ट टाइमिंग होता था लाइब्रेरी का, ऐसे इस हिसाब से आता था। मैं काफ़ी पंक्चुअल उस चीज़ में रहा। आपके मतलब क्या था, एक जो टाइम टेबल होता है उसमें क्या था, मतलब कितने घंटे तैयारी करनी है? कुछ स्टूडेंट होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं जो ये बोलते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा, मतलब 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो। कुछ को स्ट्रेस आउट हो जाता है कि यार आज तो मैंने 2 घंटे पढ़ा तो मैं तो पीछे रह गया। कुछ होते हैं जो बोलते हैं नहीं 12 घंटे पढ़ो, कुछ 10 घंटे, 8 घंटे। मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या टाइम फ्रेम रहना चाहिए, कितने घंटे डेली पढ़ाई करनी चाहिए? मेरे हिसाब से इस चीज़ को अपन जज नहीं कर सकते, ये पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है। मैंने अपने आसपास देखे हैं कि कई शॉर्ट स्पैन में भी अच्छा ग्रास्पिंग पावर होता है उनका, तो वो अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं। मतलब वो हाँ, स्टूडेंट तो पे डिपेंड करता ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो बट फिर भी मतलब 8 to 10 आवर्स का मेरे को एक अच्छा टाइम लगता है जो अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी कूल माइंड से करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। प्री हो गया, मेंस के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी या वो पहले वाली जो प्री वाली थी? मैंने पहले वाली जैसे रखा, ऑनलाइन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा, और मॉक टेस्ट ही मैंने दिए थे, और उसमें तो यही था मेरा। एक डिफ़िकल्टी लेवल होता है जो प्री से थोड़ा वेरी करता है मेंस में, और कुछ स्टूडेंट ऐसे देखते हैं जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये होता है कि यार ये क्वेश्चन हो नहीं रहा, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं हो रहा, तीसरा भी नहीं हो रहा, और वो लेंदी भी होते हैं। तो वो कैसे, मतलब क्या थ्रूली पढ़ना चाहिए या फिर थोड़ा माइंड सेट को थोड़ा आराम करके भाई ये मेंस है हार्ड आएगा, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी उस टाइम पे? उस टाइम पे ये था कि जैसे मतलब क्वेश्चंस तो लेंदी होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये है कि एक तो टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इन चीज़ों में। मेंस में ये रहता है कि आप 2 वेरिएबल्स में प्री में खेलते हो, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो डिफ़िकल्टी लेवल वहाँ से राइज अप हो जाता है। तो टॉपिक की नॉलेज एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप प्रोसीड कर सकते हो। बाकी मेंस उसका खेल नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको स्ट्रैटेजी बना के क्या मैं कर सकता हूँ, किस टाइम में कर सकता हूँ, टाइम फ्रेम को देखते हुए आपको वो उस हिसाब से प्रोसीड करना। मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ किया था? जीडी होता है, जीई होता है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी या फिर खुद से ही प्रिपरेशन की थी? क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी में उसके लिए? एक्चुअली जैसे मैंने एसएससी के टायर 3 तक मैं प्रिपेयर किया ही था, तो मैं उधर ऐसे ये सब जो करंट टॉपिक्स हैं उनसे हैंड टू होता रहा। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे एसबीआई के अंदर इंटरव्यू में यही है कि आपकी नॉलेज, वो वैसी नॉलेज तो चेक कर चुके हैं, आपको कितना पता है आउटर वर्ल्ड के बारे में, क्या चीज़ें हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हो, ये सब चीज़ें थी। तो वो नॉलेज तो मुझे वहाँ से आ गई थी। और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन रही थी, हमने एक्चुअली क्या किया था कि कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो मेंस क्लियर कर चुके थे, तो डिफरेंट पोर्टल्स थे, मेरे को अभी नाम याद नहीं है रहा उसका, तो वहाँ से हमने कॉन्टैक्ट्स निकाले। तो हमने एक अपना अलग ग्रुप बनाया और हम लाइव आते थे, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम सब जुड़ते थे, और उसके अंदर हम क्या करते थे, जीडी करते थे और इंटरव्यू सब आपको देख रहे हैं। मतलब तो ऑनलाइन ही वो इनिशिएटिव लिया आपने? सबने ऑनलाइन ही हमने इनिशिएटिव लिया कि ऐसा किया जा सकता है। बाकी मिरर के सामने करना, सेपरेट स्टडी रूम में जिस हिसाब से अपन करते हैं वो रहता है, मगर क्या होता है कि आपको कोई देख रहा हो तो आप अलग तरीके से थोड़ा बिहेव करते हो। तो वो मेंटल ट्रॉमा को झेलने के लिए हमने ये चीज़ करी, और काफ़ी फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। क्योंकि सबके सामने बोलना, कैसे बोलना है, सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यही वो एक फियर रहता है कि ग्रुप वाला होता है, ग्रुप डिस्कशन वाला होता है कि पब्लिक स्पीकिंग होती है, वो थोड़ा फियर रहता ही है। तो आपने मतलब ऑनलाइन खुद ने इनिशिएटिव लिया और ऐसे कि मिरर के सामने आकर अपना फियर दूर किया। ठीक है, चलो पढ़ाई का सारा हो गया है। एक वो मोमेंट बताओ जो हर एक स्टूडेंट चाहता है, जो एस्पिरेंट होता है कि भाई सिलेक्शन वाला, जैसे आपके पास रिजल्ट आया, कहाँ से कॉल आया या फिर आपने खुद ने देखा, और एक फैमिली का रिएक्शन क्या था उसके बाद? ये था कि जब मेरी प्राइवेट जॉब लगी थी तो मेरे पेरेंट्स लोग खुश नहीं थे उस चीज़ से, पता नहीं क्यों, मगर मैं तो बहुत खुश था। ये था। फिर बाद में जैसे ही ये चीज़ हुई तो पेरेंट्स लोग खुश हुए कि चलो अब ये गवर्नमेंट लाइन की तरफ जाएगा। अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का है ही, वो कुछ ज़्यादा ही है।
तो इस हिसाब से तो उस दिन मैं मतलब ऐसा था कि रिज़ल्ट आना था 2 दिन बाद में, मगर वो थोड़ा जल्दी आ गया। तो एकदम रात के 9 बजे के आसपास की बात है और एकदम से रिज़ल्ट आया और मैंने मम्मी को बताया। उनकी हैप्पीनेस का लेवल अलग ही होता है। आज भी वो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चलो उनके बच्चे सेट हैं। तो ये था स्टार्टिंग में, थोड़ा यही था कि एग्ज़ाम दे ही जा रहे थे, रिज़ल्ट आते जा रहे थे, मगर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद में जब ये ब्रेक थ्रू हुआ तो एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। पेरेंट्स तो एकदम फील प्राउड कर रहे थे कि हाँ भाई इतना हो गया। और आपका भी ये रहा कि मैंने प्राइवेट सेक्टर था वहाँ पे, मतलब एक वो ड्रीम रहता है एक इंजीनियर का, और आप NIT से पास आउट हैं तो वो रहता ही है कि यार कैंपस प्लेसमेंट होगा। और उसके बाद आपको नहीं हुआ, फिर आप इस फील्ड में आए और एक अच्छी जॉब मिली है। मतलब बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द हाईएस्ट लुकिंग आफ्टर जॉब है ना, जो मतलब हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि मैं जाऊँ इसमें, वो SBI PO है। आपने वो क्वालिफाई किया, बहुत अच्छा है। तो अभी जो लाइफ आपकी 2018 पास आउट आप, ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा हो गया। तो मतलब ये 2 साल हैं आपके SBI में, कैसे आप वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि बैंकिंग जॉब थोड़ी सी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, और जो फीमेल एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए मतलब नहीं है अच्छी। कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मतलब 2 साल आपने एंजॉय किया, काम ज़्यादा था, क्या था मतलब? देखो, ये इसकी जर्नी को तो मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि रोलर कोस्टर जर्नी है। यहाँ पे मतलब अप्स एंड डाउन्स तो है डेफिनेटली। ये अपन सोचे कि और गवर्नमेंट जॉब जैसे मतलब ईज़ वाली नहीं है, ये आपको थोड़ा मतलब आपको रहना पड़ेगा, टफ जॉब में से हाँ टफ़ होना पड़ेगा। और आप एंजॉय भी कर सकते हो, कलीग्स होते हैं सब आपके साथ में, ये है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बाकी मैं कहूँगा मतलब हम फर्स्ट ईयर में मेरे साथ रोहित रूम पार्टनर ही थे और हम सब साथ में रहे, अलग ही माहौल था। और अब जैसे दूसरा साल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं, तो ये है। मगर ये है कि आप एक सर्विस इंडस्ट्री में जाते हो, आप लोगों के लिए कुछ करते हो, उनके आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट होती है। तो ये सब, अभी मैं रूरल में पोस्टेड हूँ तो वहाँ पे एक अलग आपको फील होगा कि यार आप सही में कुछ मतलब वो मानते हैं कि हाँ यार बैंक वाले हैं, वहाँ पे जाएंगे, हमारे पैसे रखे हुए हैं। वो एक रूरल इंडिया में अभी भी है, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है अभी, वो आपको इस जॉब में मिल रही है। हाँ, वो मिल रही है, ये है। और टाइमिंग्स का थोड़ा ये रहता है कि हो जाती है लेट आवर सेटिंग हो जाती है, क्योंकि बैंक का काम एंडलेस है। तो और एक ऑफिसर फील्ड में है, बिल्कुल ऑफिसर कैडर में होने का मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब कुछ आ जाता है। तो लेट सेटिंग हो जाती है, कभी कभी 8 भी बजते हैं, कभी कभी 7:30 भी आ जाते हैं, और कभी कभी टाइम होता है तो अपन 5:30-6 बजे तक भी ठीक डिसेंट टाइम पे आ जाता है। और फीमेल्स के लिए ये है, SBI की अच्छी पॉलिसी है कि वो फीमेल्स को मतलब कंसिडर करते हैं और ऐसी हार्श पोस्टिंग नहीं देते हैं, और लगभग उनको होम पोस्टिंग के अराउंड रखते हैं। और एक जो मेन मोटिव होता है सैलरी वाला, सेटिस्फाई हो आपकी सैलरी अच्छी है, बिल्कुल ग्रोथ है इसमें, सही है? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मतलब आप जो बैंकिंग के जो प्रमोशंस हैं, बहुत फास्ट प्रमोशंस हैं, आप बहुत अच्छे लेवल तक रीच आउट कर सकते हो। और अदर बैंक से कंपैरिजन में SBI की सैलरी वेल इनफ है, आप अच्छी एक लाइफस्टाइल जी सकते हो, सब कुछ आप अपना जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो। बिल्कुल सही है। ठीक है सर। विजय, थैंक यू बैंकर्स डायरीज में आने के लिए। आई होप आपका फ्यूचर है जैसी आपकी अभी तक की जर्नी रही है SBI में, बहुत अच्छी हो, अच्छे प्रमोशन मिले। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग बैंकर्स डायरीज। थैंक यू।